हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक 400 सीटें लाने के बाद भी नहीं हो सकता। अभी आम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि वकील किसको कहा जाए, एडवोकेट और बैरिस्टर, क्या इनमें कुछ अंतर होता है? एक होता है SC/ST एक्ट। जी नमस्कार, मैं राधेपाल। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, आप श्री गोपाल जी त्रिपाठी, सिद्धार्थनगर सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है काम की खबर में। थैंक यू। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की? मैंने पढ़ाई की शुरुआत गांव के प्राथमिक विद्यालय से किया, ग्रेजुएशन सुपर PG कॉलेज से किया और लॉ की डिग्री में गोरखपुर विश्वविद्यालय से ली और 2012 मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ अधिवक्ता के रूप में। वर्ष 2013 से मैं सिविल कोर्ट सिद्धार्थनगर का मेंबर हूँ और मैं सिविल बार रजिस्टर्ड हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल की वकालत करते हैं। अच्छा, क्रिमिनल लॉ। तो अब इसी में एक प्रश्न उठता है कि जो है कितने प्रकार के ये होते हैं, जैसे आप तो क्रिमिनल वो मामले देख रहे हैं, और कितने प्रकार के होते हैं? जैसे क्रिमिनल मामला हुआ, सिविल मामला हुआ, रेवेन्यू मामला हुआ, तो जो अधिवक्ता जिस फील्ड में ज्यादा काम करता है उसका विशेषज्ञता ज्यादा हासिल होती है। हम जैसे क्रिमिनल का केवल देखते हैं तो उसमें हमको विशेष ज्ञान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन एक वकील किसी भी मामले को देख सकता है। अच्छा, एक होता है कि आम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि वकील किसको कहा जाए, एडवोकेट और बैरिस्टर, क्या इनमें कुछ अंतर होता है? अब समाप्त हो गया, जब से नया अधिवक्ता संशोधन एक्ट लगा है तब से ये दोनों का अंतर समाप्त हो गया। अधिवक्ता एक ही है। अच्छा, बैरिस्टर और वकील में कोई अंतर नहीं। अच्छा, हाँ, वरिष्ठ वकील और जूनियर वकील में भी कोई अंतर नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जो है वहाँ एक पैनल तैयार होता है, लोअर कोर्ट में ऐसा कुछ है। एक होता है SC/ST एक्ट जी, इसके बारे में बताइए, ये कैसे लगता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? SC/ST एक्ट सोशल जस्टिस, जो निचला तबका है, जो दबा कुचला है, उसको न्याय मिले, इसलिए इस एक्ट को जो है बनाया गया था जी। तो चाहे जो एक्ट होता है उसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। कुछ लोग मिसयूज करते हैं, कुछ जो होता है वही होता है। तो इसमें अगर कोई आपके खिलाफ अनावश्यक रूप से SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाता है, आप एक्विटल होने के बाद आप जो पैसा मिलता है, सरकार से अनुदान मिलता है, यदि आपको गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसको भी वापस इस समय कोर्टें और सरकारें लेती हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। पीड़ित के लिए क्या है इसमें? पीड़ित के लिए सब पीड़ित के लिए प्रतिफल की व्यवस्था है और पीड़ित को इसमें पहली बात तो यह है कि हमारे मामलों में जांच जो है इंस्पेक्टर जनरल का भी करता है। इस मामले में CO स्तर का जांच एडिशनल क्षेत्राधिकारी से कम का नहीं होता है, तो इसकी जांच में ज्यादा पारदर्शिता होती है और पेशेवर तरीके से इसकी विवेचना होती है। और आम लोगों में धारणा यह है कि बिना जांच किए SC/ST का मुकदमा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक धारणा है कि SC/ST के मुकदमा के लिए दो गैर जाति के, गैर SC/ST के होने चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। विटनेस कोई भी हो सकता है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। कैसे आम भाषा में अगर इसको समझा जाए तो कब लगता है, कैसे लगता है? मान लीजिए आप किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के ऊपर जो कि कोडिफाइड है उस जिला में एक सूची है, उसमें जो है अगर उसके प्रति आप कोई अपराध करते हैं तो SC/ST का मामला बनता है। अच्छा, यदि आप नहीं करते हैं तो नहीं बनेगा। माने रखता है कि किस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ। अच्छा, यदि SC/ST का है उधर तो जिस हिसाब से आपने अपराध किया है उस हिसाब से सेक्शन 4 होंगे। एक जैसे होता है कि सरकारी वकील जी, तो किन केसेस में सरकारी वकील जो है किन मामलों में मिलता है? जितना स्टेट के मुकदमे है, जैसे जो भी अपराध जो होता है वो सरकार के प्रति अपराध होता है। अच्छा, एक समाज के प्रति होता है तो उसमें पार्टी जो है, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट रहेगी या
केंद्र सरकार रहेगी, दोनों में पक्षकार जो है सरकार ही रहता है। तो ऐसे मामलों में सरकार जो है अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है सरकारी। लोअर कोर्ट में जो है उसमें अभियोजन अधिकारी, सहायक अधिकारी होते हैं, और जो सेशन कोर्ट में होते हैं उसमें जो है एडीजीसी डीजीसी होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये लोग मामले को देखते हैं, लेकिन यदि वादी चाहता है तो अपना प्राइवेट काउंसिल नियुक्त कर सकता है, और वो प्राइवेट काउंसिल सहायक अभियोजक और लोक अभियोजक के अधीनस्थ काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर दो लोगों के बीच में कोई विवाद हुआ तो उसमें जो पीड़ित है उसको सरकारी वकील मिल जाता है, सरकारी वकील मिलता है। अगर नहीं कुछ हो पाया तो विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट करे, वहां से उसको सहायता मिलेगी, लीगल एड मिलेगा, वकील मिलेंगे। एक बहुत ज्यादा शब्द पॉपुलर हो रहा है, कॉलेजियम सिस्टम। जी, इसके बारे में बताएं। कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था है। अच्छा, स्वतः का व्यवस्था है। कॉलेजियम सिस्टम का एक्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं। उस कॉलेजियम के द्वारा जजेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में नियुक्ति होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा कैसे? अच्छा इसलिए है कि उसमें जो कॉलेजियम होता है, जो एक जज की नियुक्ति जो है जज ही करेगा तो अच्छा है, क्योंकि वो उस कार्य को करना जानता है, उसकी दक्षता क्षमता क्या है वो जानता है। जैसे ही कॉलेजियम सिस्टम आता तुरंत उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्यूशन होगा, और सरकार अपने लोगों को वहां नियुक्त करना चालू कर देगी। इससे बचने के लिए कॉलेजियम सिस्टम सही। इसमें कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा हो गया है कि मतलब उसमें परिवार के लोग ज्यादातर। ऐसा नहीं है। जो योग्य लोग होते हैं वही जीतते हैं, लेटर करके जाते हैं। मान लीजिए कोई अधिवक्ता है, तो अधिवक्ता से जज बनने की क्या प्रक्रिया होती है? अधिवक्ता से पहली बात तो सबसे जो जुडिशरी का सबसे सिविल मुंसफ की परीक्षा होती है, वहां से लोग बनते हैं। वकील होने के बाद कोई बन सकता है। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसको देने के बाद होता है। फिर एफजेएस होती है, जो 7 साल का अनुभव रखने वाला हायर जुडिशरी सर्विस, उस पे हो जाता है। और फिर जो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो जज नियुक्त होते हैं, उनके विधिक अनुभव के आधार पर नियुक्त होते हैं। वहां से कई बार ऐसे मामले आते हैं कि पुलिस जो है किसी जो है कारणवश या किसी अन्य उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा जो है आम लोगों को मारपीट करती है या उनको प्रताड़ित करती है। तो ऐसे में आम लोगों के क्या अधिकार है? आम लोगों को अधिकार ये है कि वो मानवाधिकार आयोग में जाएं, संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाएं। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में भी उनके खिलाफ शिकायत की व्यवस्था है। बीएनएसएस में भी बकायदे व्यवस्था हो गई है। ये लोग पीड़ित करते हैं उनके खिलाफ एक्शन। कोई किसी घटना को किसी व्यक्ति ने किया नहीं, लेकिन अब थाने पे उसको उठा लिया गया है और उसको मारा पीटा जा रहा है कबूल करने के लिए, या जो भी है कि नहीं तुमने इसको किया है, क्या उसको करना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को 3rd डिग्री नहीं दी जा सकती है। उसको मारा पीटा तो कतई नहीं सकता है, और केवल 24 घंटे तक किसी भी व्यक्ति को जो है थाने पर डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। यदि इसके विरुद्ध वो करते हैं तो उनके खिलाफ जो है इलीगल डिटेंशन का मुकदमा और स्वीकृति विज्ञापित करने का मुकदमा लिखा जाएगा, और मानवाधिकार आयोग जिसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रत्येक व्यक्ति का। जी, अगर ऐसा होता है तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित जो मजिस्ट्रेट है जिनको क्षेत्राधिकार आपके मामले का प्राप्त है उनको, और माननीय उच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग को आप शिकायत कर सकते हैं। शासन को भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी के क्या प्रावधान है? नए वाले गिरफ्तारी में अब ये हो गया है कि इंडिपेंडेंट साक्षी होने चाहिए, उसमें लेने चाहिए। गिरफ्तारी की सूचना दी है, लिखित या मौखिक? लिखित देनी है। गिरफ्तारी होने के बाद जो क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट है उसको भी देना है, और अपने जिले को भी देना है, जिला मजिस्ट्रेट को भी देना है सूचना, और बाकायदे परिवार को देना है। और लीगल एड भी उनको गिरफ्तारी के दौरान अगर नीचे आता है तो उनको सुनिश्चित करना है कि लीगल एड दिया जाए कि क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले उनको कारण बताना होगा।
कारण बताने के बाद ही गिरफ्तारी करेंगे और उसमें 2 इंडिपेंडेंट साक्षी लेंगे और गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार को या जिसमें उसका हितबल हो, जिसको चाहता है उसको देंगे। यदि नहीं देते हो तो आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन करें। समय क्या होता है गिरफ्तारी का? गिरफ्तारी का किसी भी समय गिरफ्तारी की जा सकती है, आधी रात्रि में भी? आधी रात्रि में भी की जाती है, बशर्ते महिला की गिरफ्तारी के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे महिला को अगर रात्रि में गिरफ्तारी करते हैं तो उस महिला को महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा और सूचना दी जाएगी। इसमें मामले की कुछ गंभीरता रहती होगी। अब जो इस बार सामान्य नियम है उसमें 7 साल तक के जो मामले हैं उसमें विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी। 7 साल के अंदर का जो मामला कोई अपराध है जिसमें 7 वर्ष से कम दंड से दंडनीय है तो उसमें विशेष मामलों में ही गिरफ्तारी होगी और कारण बताना पड़ेगा, नहीं तो उनको पुलिस को जो है मुचलके और पसंद होना चाहिए। जैसे जो देखा जाता है कि चालान जो किया जाता है वाहनों का चालान, जी हाँ, तो उसमें किसको राइट होते हैं? हमने कई बार देखा जाता है कि एक हवलदार भी जो है उसमें वो परीक्षक से निम्न स्तर का आदमी नहीं कर सकता, अगर करता है तो कई बार हमने देखा है कि बाइक लेके कोई जा रहा है उसको जो है कोई हवलदार भी जो है हवलदार नहीं कर सकता, हवलदार को पावर वहां पर जो है चूंकि वो जो हवलदार रोकता है, लेकिन वहां पर जो होता है सक्षम अधिकारी बैठा रहता है इसलिए वो रोकता है, इसको अधिकार नहीं है, उसको हवलदार को अधिकार नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन अगर चालान कर दिया गया है तो उसको क्या करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे द्वारा अपराध हुआ है तब तो आप भर दो चालान, चाहे ऑनलाइन भर दो, चाहे जाकर के एसपी ऑफिस में जो है वहाँ का वहाँ भर दो। अगर आप नहीं लगता है कि मैंने अपराध नहीं किया है तो आप कोर्ट से कंटेस्ट करो, मुकदमा करो, अपना बचाव करिए। एक बड़ा हॉट टॉपिक है और इसका उत्तर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। वो आज का चल रहा है कि कई जो बाबा लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठा है। कहाँ तक संभव है? भारत जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसकी प्रेम्बल है और मूल भावना है उसके अनुसार भारत जो है धर्मनिरपेक्ष ही है। और भारत की आज से नहीं, आज या सनातन काल से मूल भावना है धर्मनिरपेक्ष होना। और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक शब्द जो इस हिंद के वासियों के लिए प्रयोग किया है और कोई संविधान पे कोई चीज थोप नहीं सकती और ऐसी चीजें अमेंडमेंट करके नहीं ला जा सकती जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ। एक बार अमेंडमेंट हुआ था 301 भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर दिया है और कई बार उन्होंने माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फला जगह आप संशोधन नहीं कर सकते। जो संविधान की मूल भावना है उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 400 सीटें लाने के बाद भी नहीं हो सकता। अगर संविधान के मूल भावना के अनुरूप वो अमेंडमेंट नहीं है तो वो नहीं हो सकता। या हुआ भी तो उसे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है। थोड़ा सा आम जनता के लिए बताइए कि वो क्या जो है किस तरह से सावधानी बरतें, और आप चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है तो कुछ एक मामलों का जिक्र आप कर सकते हैं जो लगे कि हाँ लोगों को ये जानकारी जानने के लिए। सबसे पहले है कि लोग ये समझते हैं कि जहाँ जिसमें कोई घटना किसी के साथ हुई, लोगों की ये धारणा है कि उसी क्षेत्राधिकार के थाने में जाकर के मुकदमा पंजीकृत करा। पुराने एक्ट में तो ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नए एक्ट में विशेष व्यवस्था हो गई है कि किसी के साथ कहीं कोई घटना होती हो और वो संज्ञेय मामला हो तो पूरे भारत के किसी पुलिस स्टेशन में उसको दर्ज करा सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली जाए, वो ऑनलाइन भी करा सकता है दर्ज। 0 FIR इससे 0 FIR होते हैं। फिर इसको जो है संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त थाने को ट्रांसफर करना होता है, उसका प्रभाव वही होता है बशर्ते वो संज्ञेय मामला हो, कानूनन मामला होता है। चार्जशीट, उसको आसान भाषा में थोड़ा बताइए। चार्जशीट का मतलब है दौरान
इस मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एविडेंस कलेक्ट करता है। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद यदि लगता है कि जिस मामले में आरोपी है उनके खिलाफ मामला बन रहा है, इतने सबूत हो कि उनका ट्रायल किया जा सकता है, मामला बन रहा है, तो वही जो है उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित करते हैं। सिर्फ आरोप जो भेजता है वही चार्जशीट हो गया। यदि वो मामला बनता हुआ नहीं पाता है तो फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर देता है। यदि मामला उनको लग रहा है कि हाँ अपराध फला ने किया है, अपराध प्रतीत हो रहा है, तो जो लिस्ट जो बना के भेजता फला किया गया वो आरोप पत्र हो गया। और अगर नहीं हुआ है तो भेजेगा तो फाइनल रिपोर्ट। ये कोई मामला हुआ, अगर मामला हुआ और लगता है कि विवेचना से क्यों दोषी है तो उनके खिलाफ जो वही आरोप लगा कर भेजता हुई आरोप चार्जशीट उसी चार्जशीट जो आयोग भेजता है, जो आयोग वो जाती है पहले पुलिस निरीक्षक ऑफिस में, वहाँ वो देखता है, समझता है, उसके बाद को। और अगर मामला ये हुआ कि नहीं ये मिसलीड किया गया है ऐसा, उसमें फिर रिपोर्ट आती है। एक आयोग को प्रतीत होता है वो फाइनल रिपोर्ट भेजता है। फाइनल रिपोर्ट भेजने के बाद भी यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि इसमें कोई अपराध बनता है उसके बावजूद भी उस संज्ञान ले सकता है। पहले फाइनल रिपोर्ट भेजा गया लेकिन वो संज्ञान ले सकते। कुछ जैसे जो आईपीसी थे पहले अब बीएनएस हो गए हैं, कुछ मुख्य धाराओं पे बताइए जो पहले जैसे 420 था, 300 ही, अब क्या हो? जैसे पहले 307, ठीक है, 308 था, अब वो 109 108 हो गया, ठीक है। पहले हत्या के लिए एक होता था, 302 था, 304 थे, अब वो बदल करके 106 हो गया है। आत्महत्या था 300 108 हो गया, पहले 306 था। पहले 63-66 का 363-66 का अपराध था, वो भी बदल गया है, 137 हो गया है। पहले एक सबसे बड़ा मामला एक दहेज पूजन का था, वो भी बदल गया है। दहेज हत्या के संबंध में प्रावधान 80 हो गए हैं में, और 85 में व्यवस्था हो गया है दहेज के लिए, यातना पड़ताल के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मेन टॉपिक बदले हुए। 376 पहले था, अब वो उसमें 64-65 हो गया है, और गैंग रेप के लिए 70 हो गया है। 376 था, 70 हो गया, 70 हो गया। और इस तरह से मोटा जो है बदला हुआ है। इसमें एक 69 एक नया अपराध गठित हुआ। 69 के लिए से कोई यदि शादी का झांसा देकर के कोई संबंध बनाता था तो पहले जो था उसमें रेप की रेप में ही जाता था, लेकिन इस बार जो है 69 में अलग व्यवस्था कर दी है। अच्छा, तो उसमें दंड की व्यवस्था थोड़ी कम होती है। अच्छा, इसमें अलग व्यवस्था। जो नया विधि व्यवस्था है इसमें पीड़ित प्रतिकर योजना, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। पहले पीड़ित प्रतिकर जो योजनाएं थी वो केवल और केवल जिसे अनुसूचित जात की खातिर होता था, तो उसमें पीड़ित को प्रतिकर दिया जाता था। इस समय जो रेप विक्टिम है वो चाहे किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, किसी उम्र की हो, सबके लिए पीड़ित प्रतिकर की व्यवस्था की गई है। एक रानी लक्ष्मीबाई योजना है जिसके तहत पीड़िताओं को उनके रहने के लिए, पुनर्वास के लिए पूरा व्यवस्था किया गया। नए एक्ट पहले भी था लेकिन इतना सशक्त नहीं था, अब इस समय काम भी कर रही है। और पीड़िताओं के संबंध में जहाँ तक बच्चे हैं उसके लिए PWC का गठन किया गया है। पंडित जी को भी परामर्श दे रहे हैं और उनको लीगल, आर्थिक तरह से उनके मनोवैज्ञानिक सहायताएं प्रदान करते हैं। पहले केवल SC/ST के मामलों में ही मिलता था, लेकिन अब सारे मामलों में पीछे 3-4 वो की जागरूकता की कमी थी, तो इसलिए बहुत सारे पीड़िताओं का इसका लाभ नहीं मिला। लेकिन हम आपके चैनल से विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं, यदि कोई विक्टिम है तो आप उसके सलाह दें कि वो पीड़ित प्रतिकर के लिए फॉर्म अप्लाई करे। सामान्य तो नियम है कि शासन स्वतः ही करेगा, ऐसे लोगों को यदि कोई लग जाता है उसको चिन्हित करते कोई सोशल वर्कर उसके लिए कर सकते।
कहाँ से होगा, क्या प्रक्रिया है? उसके लिए प्रोबेशन ऑफिस है, अच्छा, वहाँ संपर्क करेंगे। हारमोनियस हर जिले पे होता है? हर जिले, प्रत्येक जिले पे, कहाँ? प्रत्येक जिले पे मुख्यालय प्रोबेशन अधिकारी होता है। अच्छा, आप उनसे मिले, वो पूरा सहयोग करेंगे। या आप जो है, जो आपका स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, SC/ST का मामला है तो उनके प्रोसिक्यूटर से, पासपोर्ट का मामला है तो उनके प्रोसिक्यूटर से मिले, या और जो भी है सहायक लोग उनसे मिले। उनका भी दायित्व है कि फार्म वहाँ से भेजे, नहीं तो आपका प्राइवेट एडवोकेट करने के लिए तैयार है। यदि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण में जाइए, अपनी बात कहिए, वहाँ पे आपको लीगल पूरा सहायता मिलेगा। एडवोकेट गोपाल जी त्रिपाठी, सिविल कोर्ट सिद्धार्थ नगर में रजिस्टर्ड बार में लगता हूँ और यही क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। लगभग 1500 मामले हमारे द्वारा क्रिमिनल के निस्तारित किए जा चुके हैं और बहुत सारे पीड़िताओं को न्याय दिलाया है और निर्दोषों को बहुत सारे छुड़ाया है। जहाँ तक धन की बात है, जिसके पास कोई नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए गोपाल तिवारी तैयार है। आर्थिक रूप से जो जितना भी वंचित हो, कमजोर हो, सबकी सहायता उतनी की जाएगी। मोबाइल नंबर अगर आप बोलना चाहिए? 9559707680। मेरा निवेदन है, यदि किसी के पास कोई धन नहीं है तो वो मुझसे जरूर संपर्क करे, अन्यथा बहुत सारे वक्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।